बिहार की राजनीति के चार ऐसे दमदार चेहरे जो लोकसभा चुनाव से पहले तक खूब चर्चा में थे और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उन चारों चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया है, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हम जब आपको इन चार नामों के बारे में बताएंगे तो आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि राजनीति में क्या क्या हो सकता है। बाकी आप समझिए पहले कि हम किन चार चेहरों की बात कर रहे हैं। अश्विनी चौबे, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस। ये वो चार नाम हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले तक खूब चर्चा में थे और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगभग साइडलाइन हो गए हैं। अब पूरा माजरा क्या है, इन चारों को लेकर के आगे क्या कुछ हो सकता है और क्यों इनको साइडलाइन कर दिया गया है, हम इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, इन चारों चेहरों में से तीन चेहरे ऐसे रहे जिनको इस बार लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया गया और एक व्यक्ति ऐसा था जो चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए और बाकी तीन व्यक्तियों को लोकसभा के लिए टिकट तक नहीं दिया गया। अब आप समझिए, सबसे पहले अश्विनी चौबे की हम बात करेंगे। अश्विनी चौबे बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद थे। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़के संसद पहुंचे थे, केंद्र में मंत्री रह चुके थे। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आई तो लोकसभा चुनाव के समय इनको टिकट नहीं दिया गया और अश्विनी चौबे को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि अब अश्विनी चौबे क्या करेंगे। अश्विनी चौबे ने खुद ये घोषणा कर दिया है कि अब वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे लेकिन पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे। अश्विनी चौबे जो है अभी लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हैं, जिससे वो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अश्विनी चौबे खबरों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए और पार्टी में अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। फिलहाल अश्विनी चौबे के भविष्य को लेकर के यह संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे को अपने मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर सकता है, क्योंकि उनके आरएसएस से तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और सीधा मोहन भागवत से उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बताया जाता है। उसके अलावे जो दूसरा प्रमुख कारण है इसके पीछे का, वो ये है कि उनकी उम्र जो है 72 वर्ष हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा उम्र के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा देती है या फिर मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर देती है। दूसरा नाम आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह वो आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के राम हुआ करते थे और अब भाजपा में मात्र कुर्मी नेता बनकर रह गए हैं। 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस आरसीपी सिंह अर्थात रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी हुआ करते थे। दोनों 1996 में मिलते हैं जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पे काम कर रहे थे और फिर नीतीश कुमार का उनसे इतना अच्छा तालमेल बैठ जाता है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को बिहार बुला लेते हैं और फिर बिहार के बाद उनको जदयू में स्थान दे दिया जाता है और जनता दल यूनाइटेड में सेकंड पोजीशन दे दिया जाता है। अब आप समझिए कि वो आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के बेहद चहीता हुआ करते थे, फिर कुछ ऐसा होता है कि 2020 के बाद उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है और आरसीपी सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आरसीपी सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा के केंद्र में बने हुए थे, जब तक इस बात की घोषणा नहीं हो गई थी कि नीतीश कुमार आधिकारिक तौर से एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तब तक इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा तेज थी कि आरसीपी सिंह वो कुर्मी चेहरा होगा जो नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए में लड़ाई लड़ रहे होंगे। मतलब ये कि आरसीपी सिंह के लिए लगभग ये बात तय मानी जा रही थी कि नालंदा लोकसभा सीट जो है आरसीपी सिंह के खाते में जाएगा और एनडीए वहां से उनको प्रत्याशी बनाएगा। लेकिन फिर मामला बदला। मामला कैसे बदला? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं और फिर आरसीपी सिंह साइडलाइन हो जाते हैं। साइडलाइन ऐसे हो जाते हैं कि उनके नाम की चर्चा तक नहीं होती है और फिर उनको टिकट तक नहीं मिलता है। 2010 में उन्होंने एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया और 2020 में वो जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष बन गए और उसके बाद नीतीश कुमार से उनका मतभेद हुआ। मतभेद इस मुद्दे पे हुआ कि जब नीतीश कुमार अपना पाला बदल रहे थे तब नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार पलट दी और केंद्र में आरसीपी सिंह जो है मोदी जी के साथ चले गए और इसको लेकर के उन दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ने लगी कि अंततः 2023 में
आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़ दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये था आरसीपी सिंह का करियर। आरसीपी सिंह को लेकर के जो उनका भविष्य है, वो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो बड़ा चेहरा बन के साबित हो सकते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनको एक अहम स्थान देकर के रखेगी और इसलिए उनका महत्व अभी पार्टी में इसलिए बना रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार पे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कोई अंदेशा नहीं है और इसलिए आरसीपी सिंह वैसे मौके पर बहुत ही मददगार भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को अपने में पार्टी में स्थान दी हुई है। तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। वो उपेंद्र कुशवाहा जो 2000 में पहली बार जनदाहा से चुनाव जीते और 2000 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में शामिल हो गए। 2004 में उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तक दे दिया गया। 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होते हैं और नया दल बनाते हैं समता दल और उसके बाद से लगातार कई बार उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं, कई बार अलग होते हैं और कई मौकों पर वो नीतीश कुमार का विरोध करते दिखे और फिर कई बार उनके साथ सरकार में शामिल हो गए। 2005 में जब वो अलग हुए तो फिर 2010 के विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार के आग्रह पर उन्होंने अपने दल का विलय जो है जनता दल यूनाइटेड में कर लिया। फिर 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नीतीश कुमार से दूर चले गए। 2014 में वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, काराकाट से चुनाव जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर 2019 का चुनाव आता है। 2019 के समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं, महागठबंधन से लड़ते हैं और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद दोनों ही सीटों पर चुनाव हार जाते हैं। फिर 2020 का समय आता है। 2020 में महागठबंधन से उनका नाता टूट जाता है और 2021 में रालोसपा का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर देते हैं। उसके बाद 2023 में फिर से नीतीश कुमार से अलग होते हैं और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम की नई पार्टी बनाते हैं और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काराकाट से उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं और फिर चुनाव हार जाते हैं। ये थे उपेंद्र कुशवाहा। इनको लेकर के जो भविष्य के कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि ये बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं क्योंकि लौह कुश समीकरण को साधने में आरसीपी सिंह के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत मदद कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है बिहार में सबसे ज्यादा स्वीकार्य कुशवाहा नेता के रूप में है और इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार की राजनीति के लिए फिलहाल बहुत महत्व रखते हैं और इसलिए इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा को कोई ना कोई अहम पद देगी और फिर से उनको केंद्र में या फिर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनाया जाएगा। उसके बाद अंतिम जो नाम है वो पशुपति पारस है। वो पशुपति पारस जो 2019 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट से इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने इस बात का घोषणा कर दिया था कि वो अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट को छोड़ने के बाद रामविलास पासवान जो है वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं और लोकसभा का ये सीट अपने छोटे भाई पशुपति पारस को दे देते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव पशुपति पारस जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं और उसके बाद मामला बिगड़ने लगता है। मामला ऐसे बिगड़ने लगता है कि 2020 आते आते पार्टी 2 गुटों में बढ़ जाती है और वो पशुपति पारस जिनके पास 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 सांसद मौजूद थे, 2024 में ये हालत हो जाती है कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया जाता है। मतलब ये कि बिहार की राजनीति में कैसे पाला बदला जाता है और कैसे लोग प्रासंगिक होते हैं और अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पशुपति पारस को 2019 में 5 सांसदों के साथ आने के कारण मंत्री पद दिया गया था और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में उनको एक भी सीट नहीं दिया जाता है और फिलहाल पशुपति पारस का जो राजनीति है वो समाप्ति की ओर है और अपने भविष्य के लिए वो खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा और इन नेताओं को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, जो भी रिपोर्ट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।